सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। सोलर पैनल्स की नेट मीटरिंग से बहुत सारे सोलर यूज़र्स कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं कि आगे हुकूमत क्या फ़ैसला करने जा रही है। हुकूमत का फ़ैसला क्या होगा, उससे पहले नेट मीटरिंग होती क्या है, ज़रा ये आपको मुख्तसरन समझा देते हैं। नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि आप सोलर पैनल्स की मदद से बिजली बनाकर अपने घर में भी इस्तेमाल करें और साथ ही साथ वापडा या अपनी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मखसूस रकम के बदले वो इजाफी बिजली भी दें जो आपके सोलर सिस्टम ने बनाई है। यानी कि बिजली के जितने यूनिट्स आप बना रहे होंगे वो वापडा एक मखसूस कीमत पर आपसे ख़रीद रहा होता है। जितने पैसों के यूनिट्स वापडा आपसे ख़रीदेगा उसके बदले वो अपनी बिजली के यूनिट्स आपको फ़रोख्त कर देगा जो आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। यूं बिजली सार्फिन सोलर सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपने बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर रहे होते हैं। साल 2024 के अख्ताम तक मुल्क के सोलर नेट मीटरिंग के सार्फिन की मजमूई तादाद 28 लाख से जायद हो गई है, जो कि अक्टूबर 2024 में 22 लाख से कुछ जायद थी। यानी इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हुकूमत के मुताबिक दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग की वजह से बिजली के दूसरे सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा और अगर पॉलिसी में तब्दीली ना की गई तो ये बोझ 2034 तक बढ़कर 4240 अरब रुपए का हो जाएगा। मुल्क में सोलर नेट मीटरिंग लगाने की रफ्तार में भी इजाफा देखा गया है। साल 2021 में मुल्क में मजमूई तौर पर 321 मेगावाट के नेट मीटरिंग सार्फिन थे जो अक्टूबर 2024 में बढ़कर 3299 मेगावाट हो गए हैं, जबकि दिसंबर 2024 तक ये मजीद बढ़कर 4124 मेगावाट हो गए। अब हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने की तैयारी कर रही है। पावर डिवीजन की नई सोलर पॉलिसी का मकसद रीन्यूएबल एनर्जी के काम करने के सिस्टम को एक नई शक्ल देना है। नई पॉलिसी में नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग नाफिज की जाएगी। नई सोलर पॉलिसी में बिजली वापस खरीदने की शरह भी तय होगी और सोलर से बिजली वापसी निर्ख 11 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। हुकूमत नए मनसूबे के तहत ग्रिड में 8500 मेगावाट तक सोलर एनर्जी शामिल करना चाहती है, जबकि पहले से नेट मीटरिंग इस्तेमाल करने वाले लोग अपनी मौजूदा शरह बरकरार रखेंगे और इससे वो मुतासिर नहीं होंगे। यानी जो नए यूज़र्स होंगे उनके लिए सूरत हाल कुछ चैलेंजिंग और मुश्किल हो सकती है। अब कैसे ये इस इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट अपना क्रिएट करेगी और सोलर यूज़र्स की जो तादाद है वो इससे कम तो नहीं होगी और हमारे जो दीगर सार्फिन हैं उन पर किस तरह से इसका असर पड़ेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। वकास मूसा साहब चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये नेट मीटरिंग से हम ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं, इसमें जो एक आम सारिफ है उस पर कितना बोझ इजाफी पड़ सकता है? जो पहले अपने बिजली के बिल को सोलर से बहुत बेहतर तरीके से कम कर रहा था वो अब भी उसी तरह बरकरार रहेगा या इसमें कोई तब्दीली रोनुमा होते आप देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया है शो पे। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग का शिफ्ट हो रहा है, तो मैं अगर 1 मिनट लेके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दूं। नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप सबको पता है कि सूरज सुबह के टाइम पे होता है और हमारी कंजम्पशन जो है आमतौर पे शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, खासकर घरेलू सार्फिन की ज़्यादा होती है। तो इस वक्त जो करंट निज़ाम है, जो करंट रजीम है नेट मीटरिंग की, उसमें जो एक मेन इफेक्ट है, मेन जो चीज़ है वो ये है कि सुबह के टाइम पे जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आपके पास प्रोड्यूस होते हैं सोलर से, जो कि आपके घर में इस्तेमाल नहीं होते, वो आप वापडा को दे देते हैं और शाम के टाइम पे उसके बदले जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं पीक आवर्स के अलावा, यानी 10 बजे के बाद के जो यूनिट्स होते हैं वो आपको उसके बदले एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं नेट मीटरिंग, यानी नेटिंग ऑफ हो जाती है। तो अब जब ये ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा ना वो ये आएगा कि जो आपके सुबह के यूनिट एडजस्ट होकर शाम के यूनिट से, रात के यूनिट से आप चेंज कर सकते थे, यानी उन यूनिट्स पे आपको पूरा फायदा होता था। अगर आपका यूनिट 40 या 45 या 50 रुपए का पड़ता है तो आपको 40 या 45 या 50 पूरे पैसों का फायदा होता था। इसके बाद जो यूनिट बच जाते थे उसको फिर वो 27 रुपए पे एक्सचेंज करते थे, जो भी रेट चल रहा होता था। लेकिन अब जो न्यू रजीम आ रही है जिसके ऊपर पिछले कुछ 6 महीने से डिस्कशन चल रही है और काफ़ी दफ़ा हमने उनको आगाह करने की कोशिश की है कि इसमें मसले मसाइल हैं, तो उस रजीम के तहत ये होगा कि तमाम के तमाम यूनिट्स जो है गवर्नमेंट 11 या 12 या 13 जो भी फाइनल रेट वो डिसाइड करते हैं उसके ऊपर लेना चाहते हैं वापस। तो इस तरह जो एक नेट मीटरिंग का करंट रजीम में जो सारिफ को 40 या 45 रुपए का जो फायदा हो रहा था वो कम होकर 11 रुपए पे हो जाएगा, क्योंकि यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। और ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो कि अक्सर जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनते हैं और खासकर जब हम एनर्जी डिपार्टमेंट की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं 27 रुपए से 11 रुपए पे जा रहे हैं। एक्चुअली ये 27 से 11 पे नहीं जा रहे, ये यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट से 11 रुपए पे जा रहे हैं, जिससे जो नेट मीटरिंग का जो कस्टमर है उसको एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। तो एक तो ये इम्पैक्ट है। अच्छा, अब इस पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो इस पॉलिसी में वैसे तो देखा जाए तो
यानी हमें समझ में आता है और ज़ाहिर सबको नज़र आ रहा है कि लेस्को को और फेस्को को और आईएसको जो भी हमारे डिस्कोज हैं जिनका काम है डिस्ट्रीब्यूशन, उनको एक डिमांड की शॉर्टेज नज़र आ रही है उन जगहों पे जहाँ पे नेट मीटरिंग लगाई गई है, उन जगहों पे जहाँ पे सोलर की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक मसला है और इसको सॉल्व करना है। लेकिन जहाँ तक हम ये कहते हैं कि एक प्रॉब्लम रियल है, यानी इसमें वाकई एक मसला है और इसको हल करना है और इसके हल निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है वो इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक तो सॉल्व कर देगा, लेकिन बहुत जल्द ही इसके मनफी असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मेनली जो उसके जो मनफी असरात नज़र आएंगे वो ये है कि लोग ग्रिड से डिफेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप नए सारिफ को, सोलर तो हर किसी ने लगाना है क्योंकि बिजली की कीमत तो महंगी से महंगी होती जा रही है, वो तो कम नहीं हो रही। तो वो जो नए सारिफीन हैं जो कि सोलर तो लगाएंगे, जब वो सोलर लगाएंगे और वो देखेंगे कि अब गवर्नमेंट सिर्फ 10 रुपये पे मेरा यूनिट खरीदना चाहती है, तो वो ये सोचेंगे कि फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि हम बैटरी पे अपनी बैटरी बैंक्स लगा लें और अपनी बैटरी में खुद ही दिन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो स्टोर करके रात को अपने से ही यूज़ करना शुरू कर दें। तो उससे ये होगा कि थोड़े अरसे में, 2 साल में, 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा लोग बैटरीज लगाएंगे और वो ग्रिड पे से उतरते जाएंगे। इसको हम कहते हैं ग्रिड डिफेक्शन, जो कि काफ़ी सारे ममालिक में ये देखा जा रहा है। हम लोग भी एज द पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और इसके अलावा इंडस्ट्री की जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, हम पिछले 4-5 साल से इस चीज़ पे गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि ये एक मसला है जो कि आगे जाके आएगा। तो इसके हल आपने देखने हैं और इसके हल निकालने हैं। इसका हल ये नहीं है कि आप 10 रुपये पे सारे यूनिट्स कर दें और कहें कि मैंने नेट मीटरिंग करनी नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया है कि हम नेट मीटरिंग करना ही नहीं चाहते। तो ये इसका हल नहीं है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, क्योंकि हमारी जो डिस्कोज हैं उनका जो एक रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आप कस्टमर्स को लूज कर रहे हैं। तो आप खुद अपने कस्टमर्स को लूज कर रहे हैं। ये करने के बजाय और सॉल्यूशंस को देखना जरूरी है। एक तो मेन इस पे जो इम्पैक्ट है वो ये है। इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये थोड़ी सी अनफेयर पॉलिसी भी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अनफेयर पॉलिसी है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में तो अभी खुद वो बताते हैं कि 2.5 लाख लोगों ने नेट मीटरिंग की है, हो सकता है वो 3 हो गए, हो सकता है वो 3.5 लाख हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी नेट मीटरिंग का चांस ही नहीं मिला है या उनको वो सोलर का फायदा उठाने का चांस नहीं मिला है। तो उसको अगर आप देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं अगर इसको मिसाल के तौर पर लेता हूँ कि लाहौर के कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गई है सोलर की, लेकिन बहुत सारे लाहौर के एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई, सोलर लोगों ने इतना नहीं लगाया या अभी वो लगाने का टाइम आया था कि वो लगाना चाहते थे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि आप लेस्को की अगर बात करते हैं तो इवन लेस्को के जुरिस्डिक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी दिन के टाइम पे 6-6, 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है। आप दूसरे डिस्कोस की तरफ चले जाएं, अगर आप गेपको की तरफ जाएं या आप इवन थोड़े से लेस जो हमारे डेवलप्ड एरियाज को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे क्वेटा का कैस्को हो गया या जिस तरह से को हो गए सिंध वगैरह के, उधर तो नेट मीटरिंग की पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। तो आपने एक पॉलिसी ऐसी बना दी है जो कि बेस करती है लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सोलर ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे जो है डिस्कोस रेवेन्यू लूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपने कहा है कि भाई नेट मीटरिंग हम नहीं इंकरेज करना चाहते और रेट कम कर देंगे, लोग नेट मीटरिंग नहीं करेंगे। जबकि जिन जगहों पे लोड शेडिंग हो रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही वाली पावर जो दिन के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, और एनर्जी डिवीजन खुद कह रहा है कि दिन के टाइम पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम होती है। तो वक़ा साहब, अब ये इस अमल के नतीजे में अगर ये पॉलिसी आकर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये जो ग्रिड है हमारा मेन, उस पर से जब यूज़र्स की तादाद कम होती जाएगी तो जो यूज़र्स रह जाएंगे उस पर फिर उन्हें उसका पूरा खर्चा उठाना है, उनके लिए तो फिर कॉस्ट शायद 2 गुना महंगी करनी पड़े या इन फ्यूचर शायद 2 गुना से भी ज़्यादा महंगी हो जाए। बिल्कुल यही चीज़ हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए आपको वो नज़र आएगा कि लोग जो है वो सोलर नहीं लगाएंगे, तो शायद आपके पास डिमांड थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लोग उसके थोड़े अरसे में उसका नेमल बदल ढूंढ लेंगे, क्योंकि असल मसला तो ये है ना कि बिजली महंगी है। जब तक आप उस मसले को नहीं हल करेंगे कि बिजली महंगी है, तब तक आप दूसरे जो मर्जी कॉस्मेटिक मेजर्स लेते रहें, वो जो है ना बैंडेज लगाते रहें आप, लेकिन आपका जो खून निकल रहा है जहाँ से, उसको तो आप हल ही नहीं कर रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो जब ये लोग निकलेंगे तो आज जो मसला है, जो कि थोड़ा सा मसला है कि 1 रुपये या 2 रुपये का फर्क पड़ रहा है दूसरे सार्फिन के ऊपर, शायद अगर वो भी, हम सच्ची बात है कि वो गवर्नमेंट के फिगर्स जो हैं उनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। पाकिस्तान में फिगर्स का और स्टेटिस्टिक्स का बहुत फुकदान है। इवन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पे अभी हम पिछले कुछ दिन अखबारों में पढ़ रहे थे कि मिनिस्टर्स खुद उसके ऊपर जो है ना सवाल उठा रहे हैं कि ये फिगर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें भी है, लेकिन फॉर अ सेकंड, 1 मिनट हम आर्गूमेंट के सेक के लिए जो है ना हम इस फिगर को एक्सेप्ट भी करते हैं कि 1 से 2 रुपए, लेकिन जब ये कस्टमर टोटली ग्रिड से उतर जाएंगे और ज़्यादा लोग उतरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखें बिजली तो महंगी की महंगी रहेगी, बिजली कम करने का तो हम काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। तो उस केस में फिर ये होगा कि आपका जो लोड बाकी सार्फिन पे पड़ेगा वो और ज़्यादा पड़ेगा। और इसके अगेन देखें, कोई आसान हल नहीं है, मुश्किल
चैलेंजेस हैं और हमें मिलकर इन चैलेंजेस को सॉल्व करना है और हम इस पे बड़ी बड़ी सॉल्यूशंस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी सॉल्यूशन जो है वो ये है, जिस पे हम बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं कि आपको एक बैटरी इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है कि बैटरीज इंस्टेड ऑफ कि हर बंदा अपने अपने घर में छोटी छोटी बैटरीज लगाता फिरे, उसके ऊपर कोई स्टैंडर्डाइजेशन ना हो, उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ ना हो, ग्रिड लेवल पे बैटरीज लगाने की ज़रूरत है। और दुनिया में इस पर बहुत काम हो रहा है। जिस तरह से हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में चेंज हो रही है, तो भाई वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैटरी, यानी इस वक्त यूएस में मेगावाट आवर्स और मेगावाट आवर्स के जो है ना बैटरी बैंक्स लग रहे हैं और वो सारे ग्रिड पे लग रहे हैं। यानी 1 गीगावाट आवर 2 गीगावाट आवर के बैटरी बैंक्स ग्रिड पे लग रहे हैं। ग्रिड पे बैटरी बैंक लगाने का फायदा ये होगा कि सुबह के टाइम पे आपको जो मुफ्त बिजली मिल रही है या बहुत सस्ते प्राइस पे बिजली मिल रही है 3.5 से, जो कि देखें ना, अगर आप एक नेट मीटरिंग के कस्टमर की बात करते हैं तो वो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो आपको दे रहा है वो अपने घर की छत दे रहा है। हर घर की छत की वैल्यू है। अगर आप यही वाले सोलर पैनल्स किसी खाली ज़मीन पे लगाएंगे तो ज़ाहिर है आपको ज़मीन के पैसे देने पड़ेंगे, आपको ग्रिड लाइन बिछानी पड़ेगी, आपको इतने सारे खर्चे करने पड़ेंगे। यहाँ पे सारिफ अपनी मर्जी से आपको अपनी छत दे रहा है, उस छत को कुर्बान कर रहा है। ज़ाहिर है जिस सारिफ ने छत के ऊपर सोलर लगा लिया वो अब छत इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन वो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। इसके अलावा वो सोलर पैनल से जो प्रोडक्शन कर रहा है वो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे दे रहा है। यानी अगर आपने एक घर से लेके दूसरे घर पे दे दी या एक मोहल्ले से लेके पीछे फैक्ट्रियाँ लगी हुई है उस मोहल्ले में दे दी, तो आपको लॉसेज नहीं हुए, आपको नई ट्रांसमिशन लाइंस ना बिछाना पड़ी, आपको बहुत सारे फायदे हुए। उन फायदों को हम नहीं देख रहे और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो 1 रुपए से ज्यादा हो गया, 1.5 रुपए से ज्यादा। ये जो 11 रुपए का इस वक्त एक यूनिट हुकूमत, या इसको राउंड ऑफ करके मैं कह रहा हूँ, अगर ये तय करती है और यही अगर फाइनल फिगर रहता है तो फिर ज़ाहिर पूरी सिचुएशन ये बैड टू वर्स्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा बेहतर हुकूमत इसमें कोई मार्जिन निकालती है और अगर ये कोई 15, 16, 17 रुपए तक भी चीज़ जाती है, वो अपने उनके बकौल वो 27 से 11 पर आए, आप यूनिट टू यूनिट की बात करें जो लॉजिकल बिल्कुल सही भी है, तो ये इसका कोई वे आउट है कि हुकूमत कहीं अपने 4-5 रुपए का उस टैरिफ में इजाफा करे तो सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो सकती है? देखें जनाब, इसमें हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, बड़े लेटर्स लिखे हैं, बड़ी दफ़ा हमने कहा है कि हमारी बात सुन लें। देखें इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है, इकोनॉमिक्स है, कोई ये वो तो नहीं है, यानी ये कोई क्या कहते हैं इसको, ये ख्याली पुलाव तो बना लेंगे हम यहाँ पे। इकोनॉमिक्स है, इसके मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की जा सकती है। 6 महीने से हम कह रहे हैं अगर अभी भी इस काम को शुरू करें तो 2 से 3 महीने में बड़े अच्छे मॉडल्स बन सकते हैं जिसमें आप एग्जैक्ट सिनेरियोज रन कर सकते हैं कि एक तरफ प्राइस 40 रुपए है, अगर आप उसको 1 यूनिट टू यूनिट के बजाय 8 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स या 7 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स या इस तरह का कोई रेशियो निकालते हैं और फिर उसको फोरकास्ट को रन करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल का डेटा बड़े आराम से। हमारे जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, डिस्कोस के पास बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने ग्रांट्स दिए हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, उनके ऊपर बड़े आराम से एनालिसिस की जा सकती है। मेरा ख्याल है 16-17 फिर भी कम ही रहेगा। लेकिन अगेन देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई अटल किसी चीज़ के ऊपर फंसे हुए हैं कि भाई यही होना चाहिए क्योंकि हमने कह दिया। हम तो बिल्कुल ओपन है और हम क्या पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि ये मसला तो है, इस मसले का हल निकालना है। इसका हल ये 11, 12, 13 शायद नहीं है, 16-17 पे भी मुझे लगता है कि देखें 11 से तो बेहतर है 16, लेकिन जाहिर है 16 या 17 भी जो है वो कम है क्योंकि आप 40 से कंपेयर कर रहे हैं। तो उसको इस तरह से बैलेंस लेके आना है कि इसको हमने ऐसा करना है कि कस्टमर बैटरी की तरफ भी ना जाए, कस्टमर सोलर की तरफ रहे, और कुछ इंसेंटिव्स इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। यानी एक तो ये यूनिट की प्राइस है, इसके अलावा पीक अब जैसे वो कहते हैं कि डे टाइम में जो है ना यूनिट की प्राइस कम होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। अगर आप एनटीडीसी से पूछते हैं, उनके चेयरमैन हमेशा कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेरा सुबह का यूनिट सस्ता पड़ता है, बिकॉज सोलर का बहुत सारा आ रहा होता है। तो जो सुबह का यूनिट सस्ता पड़ रहा है तो सुबह का रेट सस्ता कर दो, तो लोग कंजम्पशन सुबह की तरफ ले जाएंगे। अभी हमें देखें ईवी चार्जिंग नजर आ रही है। ईवी चार्जिंग एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है क्योंकि उससे पोल्यूशन का भी फायदा है, उससे हमारे पेट्रोल की कॉस्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल ज़ाहिर पाकिस्तान में तो बनता नहीं है पेट्रोल, तो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी कम होगा। तो अगर आप ऐसा करें कि जो ईवी चार्जिंग है उसको इनकरेज करें सुबह के टाइम पे रेट कम करके, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मोटरसाइकिलें या गाड़ियां दिन के टाइम पे चार्ज कर लेंगे, दिन के टाइम पे चार्ज करेंगे तो बहुत कंजम्पशन उसकी भी बढ़ जाएगी। जब वो कंजम्पशन बढ़ेगी तो वो जो मसला है कि हमें बिजली का यूनिट का रेट कम करना है, वो मसला खुद ब खुद अपने आप को सॉल्व कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकास मूसा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, सोल्यूशंस और वे आउट्स बहुत सारे इस वक्त हुकूमत के सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह इसमें पॉलिसी या ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कोई सामने नहीं है। और जो इक़दाम उठाए भी जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो हम देख रहे हैं कि चाहे वो 11 रुपए के टैरिफ का हो या फिर बजट में जो सोलर पैनल्स हैं उन टैक्स करना हो, उन पर
10% इजाफी टैक्सेस लगाने हो, तो उससे ज़ाहिर है जो सोलर के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी खासी हौसला शिकनी हो रही है और यकीनी तौर पर उनकी बाइंग पावर भी इससे मुतासिर हो रही होगी। अब मार्केट में सूरत-ए-हाल है क्या, और जो 10% इजाफी टैक्स लगा जब ये नेट मीटरिंग का जो टैरिफ है वो 11 रुपये हो गया, तो उसके बाद अब सोलर ख़रीदने की जो तादाद है वो कितनी हद तक कम हुई है लोगों की, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। असद जमान साहब सोलर डीलर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। भी बताइएगा कि जुलाई से पहले यानी ये 10% जो इजाफी टैक्स लगा इससे पहले और इसके बाद अब जो सोलर पैनल्स हैं, जो प्लेट्स हैं या बाकी इसका सामान होता है, उसकी फ़रोख्त में कितनी कमी वाक़ई हुई है, यानी एक आम बायर की जो इस वक्त बाइंग पावर है वो कितनी मुतासिर हुई है? जी अरबाब साहब, ये टैक्स लगने के बाद जो आप अगर मार्केट को देखें तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है कंज्यूमर का लॉस्ट हुआ है। मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है और ईपीसी कंपनीज जैसे कि हमारी है और ट्रेडर्स जो इसको तकरीबन अगर मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो कोई 60 to 70% जो है फ़र्क आया है ये टैक्स लगने के बाद। काफ़ी डील्स जो हमारी कंपनीज की हुई थी कंज्यूमर्स के साथ, टोकन पे हुए थे, हमने वो तक रिटर्न किए हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि वो कह रहे थे कि टैक्स लग गया है लेकिन अभी से पैनल क्यों महंगा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है इस सोलर की मार्केट में टैक्स लगने के बाद। सही। तो अभी जो नेट मीटरिंग का इशू है, पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे वो वन टाइम और एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट समझ के करते थे कि उनकी रिकवरी नेट मीटरिंग की सूरत में 1.5 साल में या 2 साल में हो जाएगी। अब जो हुकूमत नया टैरिफ लेकर आ रही है तो वो उस टैरिफ की बुनियाद पर तो ये रिकवरी का जो दौरानिया है वो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। तो उस सूरत में लोगों का कॉन्फिडेंस कितना शेक हुआ है? वो ग्रिड से हटना भी चाहते हैं, अपने बिजली का बिल कम भी करना चाहते हैं, लेकिन अब वो दौरानिया भी बहुत लंबा हो गया जो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी रिकवरी का। देखें, जो ये बिल प्रपोज होने से पहले जो टाइम था ना जिसमें ROI कंज्यूमर्स का बाहर आ जाता था नेट मीटरिंग का, वो तकरीबन 1.5 साल से 2 साल था। लेकिन जो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाना चाह रही है जिसमें 27 रुपये पर यूनिट से वो 11 रुपीज़ पर यूनिट लेके जाना चाह रही है, इसमें इनका ROI जो होगा वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। मतलब 1.5 से 2 साल के बजाय अब वो हो जाएगा 3 से 4 साल के बीच में। तो जिसकी वजह से कस्टमर्स जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, वो सब एक तो हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरा इसको नेट मीटरिंग की वजह से काफ़ी सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो अब सोलर पैनल्स नहीं लगाना चाह रहे। अब हमारी बहुत सारी जगहों पे मीटिंग्स होती हैं, हम लोगों को पिच करते हैं, वो आगे से हमें यही कहते हैं यार गवर्नमेंट का कुछ अभी पता नहीं है, हर दिन नई पॉलिसी आ जाती है, हम नेट मीटरिंग करवा लेते हैं, कल को हमें कोई बेनिफिट ही नहीं होता तो हम क्या करें। तो ये इश्यूज तो बहुत सारे फेस हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो 10% का इजाफी टैक्स लगा है ये इसलिए लगा इम्पोर्टेड पैनल्स पे कि जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी थोड़ी हौसला अफजाई हो सके और एक कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा हो सके। तो दोनों की क्वालिटी, दोनों के मेयार में कहीं कोई फ़र्क है? चूँकि इस 10% के बाद अब वो कीमत का भी फ़र्क बाकी नहीं रह जाएगा, तो लोगों का ज़्यादा रुझान इम्पोर्टेड पैनल्स की तरफ होता है या लोकल पैनल्स की तरफ भी अब लोग आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि वहाँ पर 10% का टैक्स लग चुका है? सर देखें, अगर लोकल प्रोडक्शन की बात करें तो लोकल प्रोडक्शन तो अभी कोई है नहीं सोलर पैनल्स की। अब अगर वो होनी है और किसी ने सोचा है कि वो भी लोकल प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो अभी नियर फ्यूचर में नहीं है। अभी नियर फ्यूचर में जो हमारे पास है वो इम्पोर्टेड पैनल्स ही हैं। और अगर आप गवर्नमेंट इस चीज़ को करना चाह रही है, ये तो आप पूरा यूरोप देखें, उसमें चाइना सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, USA हो गया, इवन UAE जिसके पास फॉसिल फ्यूल की कमी नहीं है, अपना पेट्रोल है, लेकिन वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाह रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। इसको फैसिलिटेट करने के बजाय इसको हम डिस्करेजमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के बजाय हम कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को ख़त्म करवा रहे हैं। सही। तो ये जो बाइंग पावर लोगों की कम हो रही है, मुतासिर हो रही है, तो जो आप लोग की जो ट्रेड बॉडीज सामने आना चाहिए, जो एसोसिएशंस हैं, अब वो जो आप लोगों की ट्रेड बॉडीज़ या एसोसिएशंस बनी हुई हैं, वो बेहतर तरीके से गवर्नमेंट के सामने अपना केस प्रेजेंट करने में कामयाब हो रही हैं कि लोगों की बाइंग पावर मुतासिर हो रही है, कॉस्ट बढ़ने से सेल्स कम हो रही हैं, तो ये अपना इशू बेहतर तरीके से आप समझा पा रहे हैं गवर्नमेंट को? देखें अरबाब साहब, हमारी जो सोलर की एसोसिएशन है उन्होंने काफ़ी इसका प्रोटेस्ट किया है, एक तो पैनल्स के टैक्स लगने पर, दूसरा ये नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ पर, लेकिन उसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई अभी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है।
तो हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट ये चीज़ को समझे और हमारी बात को कोई एक हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें हम ये चीज़ को सामने रखें गवर्नमेंट के सामने, और इस पे गवर्नमेंट को मनाया जाए कि ये टैक्सेस को और नेट मीटरिंग के जो ये पॉलिसीज़ ला रहे हैं इसको ख़त्म करा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। असद जमान साहब सोलर डीलर हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुनी लोगों की बाइंग पावर भी मुतासर हो रही है और बिजली सस्ता करने में जो लोगों की कोशिश थी उसमें लोग अब कामयाब उस तरीके से नहीं हो पा रहे जिस तरह आज से चंद महीनों पहले होते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुल्क भर की गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हिमायत से फाइनेंस एक्ट 2025 के खिलाफ एहतजाज में 19 जुलाई को मुल्क की पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। KCCI ने खबरदार किया है कि वफाकी हुकूमत ने नए मुतारिफ कराए गए बजट को फौरी तौर पर मुअत्तल ना किया तो तमाम माशी सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। ताजिर बरादरी ने फाइनेंस बिल 2025-26 की बास शकों को काला कानून करार दिया है, जिसके तहत टैक्स इदारों को गिरफ्तारी और जायदाद जब्तगी जैसे वसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। KCCI जिन इक़दामात को वापस लेना चाहता है उनमें सेल्स टैक्स A37A 37B शामिल हैं, जो FBR हुकाम को बगैर वारंट के अफराद को गिरफ्तार करने की इजाज़त देते हैं। फिर सेक्शन 21S है जो 2 लाख रुपए या इससे ज़्यादा के कैश लेन देन पर जुर्माने आयद करता है। फिर एक 709 SRO है जो डिजिटल इनवॉइसिंग को लाजमी करार देता है। ई-बिल्टी ज़वाबित से मुताल्लिक एक सेक्शन 40C है जो बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स निज़ाम को तब्दील करता है। तो अब हड़ताल की कॉल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तिजारती तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों के ऐलान के बाद हुकूमत ने कारोबारी बरादरी से राब्ते शुरू कर दिए हैं और हुकूमत ने मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर और तिजारती तंजीमों के अहदेदारों को मुजव्वज़ा टैक्स इस्लाहात, रिटेल टैक्स और दीगर मालियाती उमूर पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद भी बुला लिया है। हुकूमती नुमाइंदों ने कारोबारी रहनुमाओं को यकीन दिलाया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे और बाहमी इत्तेफ़ाक़ राय से कोई काबिल कबूल हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। कारोबारी बरादरी की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि वो गैर मुनसिफाना टैक्स पॉलिसियों के खिलाफ पुरज़म हैं, ताहम पुरअमन बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के लिए भी तैयार हैं। अब ये मामला हल होगा या नहीं होगा, इसका कोई वे आउट निकलता है और वो फिर KCCI और दीगर ट्रेड बॉडीज़ के लिए कितना काबिल कबूल होगा, इस पर हम बात करेंगे। फैसल खलील अहमद साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो आपकी डिमांड्स हैं वो मेनो ऑन अगर तस्लीम नहीं की जाती तो फिर ज़ाहिर है आपके पास ये प्रोटेस्ट का और स्ट्राइक का ऑप्शन मौजूद है। किसी एक वे आउट पर आप लोग एग्री हो जाएंगे या 100% अपनी डिमांड्स को फुलफिल होता देखना चाहते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने अपने चैनल पे लिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने 19 जुलाई बरोज़े हफ्ता एक स्ट्राइक का अनाउंस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मुल्क की बेशतर जो बड़ी चैम्बर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ है। इसी तरह जो हमारी सारी बिजनेस एसोसिएशन हैं तमाम कराची की, पूरे मुल्क भर की, वो सब एक पेज पर है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि पूरी ताजिर बिरादरी एक तरफ खड़ी है। इसी तरह आपने जैसे बताया कि पूरी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है इसने भी हमारी इस हड़ताल की हिमायत की है। देखिए, उसकी यही वजह जो आपने चीज़ें बताई कि इस बजट में आप ये देखें कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने चीज़ें लगाई हैं। अब हमने जब इसकी पूरी वर्किंग की बजट को देखने के बाद हमने तमाम इसकी चीज़ों का जायज़ा लिया, सारी चीज़ें देखी, तो तकरीबन उसमें 34-35 ऐसी चीज़ें थी जो हमने बजट एनोमलीज में डाली। अच्छा, ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि जो चीज़ें जो वर्किंग है हमने अपने मेंबर्स को, एसोसिएशंस को, छोटे ताजिर, बड़े ताजिर, इंडस्ट्रीज को, सबको बोला भाई आप इस बजट को स्टडी करें और जो भी नॉमिनीज है कराची चैम्बर को भेजें। इस तरीके से हमारे पास तमाम बजट नॉमिनीज इकट्ठी हुई और हमने उसको कंपाइल किया और हमने एक पेज बनाया, पेपर बनाया कि किस तरीके से इसको, अगर गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम क्या कहना चाह रहे हैं और हम जो चीज़ कह रहे हैं उसको करने में क्या फ़ायदा है। तो थोड़ी हमने ये सारी चीज़ें देख के दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी ताजिरों की, उसकी जब मीटिंग्स हुई तो उस मीटिंग के दौरान ही, यानी कि उस कारोबारी लोगों को, बिजनेसमैन को सीरियस लिया ही नहीं गया और वो मीटिंग जो कि जूम पे हो रही थी वो हो ही ना पाई। यानी कि घंटा 2-2 घंटा जो है वो उसमें तातुल का शिकार हो गई।
और उसके बाद अब हमने ये फैसला किया है कि 19 जुलाई को पूरी मुल्क की ताजिर बिरादरी स्ट्राइक पे जा रही है और गवर्नमेंट को हमने ऑप्शन ये दिए हैं कि आप ये 5 चीजें हमने डाली हैं जिसमें जैसे आपने 37A 37B का जिक्र किया। देखें ये काला कानून है। आप देखें कोई भी ताजिर अगर इस सिस्टम में गवर्नमेंट का एक भी फर्द आए, कोई FBI की टीम आए आपकी दुकानों पर, आपकी फैक्ट्री पर आती है और कोई चीज उनको नहीं समझ आई, वो बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, बगैर तहकीक के आपको हथकड़ी मालिक को लगाएगी और वो अपने साथ लेके चले जाएंगे। तो ये किस किस्म की चीज, यानी कि हर चीज उन्होंने अपने हाथ में ले ली। इसी तरह देखिए 21S है जी, देखिए 21S की वजह से पूरी ताजिर बिरादरी इस वक्त परेशान है। अब आप ये देखें कि कंपनियों ने अगर किसी कंपनी अकाउंट में आप 2 लाख से ज्यादा पैसे जमा कराएंगे तो आपके ऊपर जो है वो जनाबे वाली एक टैक्स आ जाएगा। अब देखिए कंपनियां किसकी होती है, कंपनी अकाउंट सिर्फ फाइलर खोलता है। देखिए नॉन फाइलर के पास तो कंपनी अकाउंट होता ही नहीं है। तो यानी कि जो आदमी आपको पहले से ही टैक्स दे रहा है, सारा सिस्टम कर रहा है, आप उसको कहते हो कि जी आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे, उस पर हम टैक्स काट लेंगे। तो ये कौन सी ये चीज है। फिर इसी तरह आप देखें ये E-इनवॉइस और E-बिल्टी है। अब मिसाल है एक दुकानदार है, उसके पास किसी चीज का ऑर्डर आता है, वो तो पहले उसका डिलीवरी ऑर्डर बनाता है और माल रवाना हो जाता है। अब रास्ते में उसकी सुजुकी है, गाड़ी है, ट्रक है, कोई रोक ले भाई ये कहाँ है इसकी E-इनवॉइस। तो ये गवर्नमेंट चीजों को मुश्किल करती जा रही है। बात यह है कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप समझे, कोई ताजिर बिरादरी को साथ बिठाएं। अगर आप कोई भी एक कदम उठाना चाहते हैं, फैज़ल साहब, हुकूमत इस वक्त डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाती है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो 21S है, ये अब जाहिर है 2 लाख रुपए का अगर कैश लेन देन होगा तो वो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की सूरत में वो पैसा रोल ओवर होता रहेगा। वो उसकी एक ऑफिशियल वैल्यू फिर क्या होगी? वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो हुकूमत का सफ़र है वो कैसे पूरा होगा फिर? देखिए सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ये कैश का तो इशू ही नहीं है ना। जब आप एक अकाउंट में पैसे जमा करा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एक कंपनी के अकाउंट में आ गया। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि छोटे इलाके, देखिए कोई देहात है, कोई छोटा शहर है, वहाँ के लोग उन्होंने इतनी बैंकिंग की भी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं उनके बैंक अकाउंट नहीं होते, लेकिन वो जिसको जमा करा रहे हैं वो तो ऑलरेडी रजिस्टर है ना, किसी कंपनी के अकाउंट में ही पैसे डाल। तो ये तो जो यानी कि कैश की लेन देन हो रही है, इस चीज को तो ये चीज तोड़ रही है ना कि एक कंपनी के अकाउंट में पैसे गिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 4-5 चीजें हैं ये गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पर इन चीजों को मौखर करें और जो ये चेम्बर्स हैं और बिजनेस कम्युनिटी है इसके साथ बैठ के बाकी भी जो बजट अनोमनीज हैं उस पर डिस्कशन करें। लेकिन फौरी तौर पे जो 4-5 चीजों की हमने निशानदेही की है, इसको एक बार जो है ये आगे करते, पोस्टपोन करते हैं या वापस ले लें, ताकि ये मसला जो है ये तरीके से हल हो जाए। वरना 19 तारीख को इंशाल्लाह हम सब तैयार हैं ये स्ट्राइक के। ठीक है, चलें अब देखते हैं इस पर हुकूमत का क्या रिएक्शन सामने आता है। फैसल खलील अहमद साहब बहुत शुक्रिया, वाइस प्रेसिडेंट KCCI हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और बहुत ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। आज गो के हमने देखा कि 562 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन इसके बावजूद भी 100 इंडेक्स का जो क्लोजिंग फिगर रहा वो 1,36,000 के बहुत ही करीब रहा। अब इस साल ये तवक्को की जा रही थी कि जब कैलेंडर ईयर एंड होगा तो उस वक्त तक 1,60,000 की हद तक शायद ये जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 से 2 हफ्तों में सूरत हाल रही है तो उसको देखते हुए शायद ये टारगेट बहुत जल्दी अचीवेबल नज़र आ रहा है। क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इसी तरह से इस वक्त मार्केट पर बढ़ रहा है और लोकल इन्वेस्टमेंट के साथ क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है? ये कोई बलून तो नहीं है, चूँकि पिछले साल भी जब जुलाई, अगस्त और सितंबर के दिन चल रहे थे तो उस वक्त भी मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई थी और ये कहा जा रहा था कि ये एक बलून है और उसके बाद मार्केट को अपनी रियल वैल्यू पर वापस आना है। एक बार फिर हम वही सिचुएशन देख रहे हैं, वो कि जो फिगर है वो पिछले साल की निस्बत अब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो क्या मार्केट
मार्केट का वॉल्यूम भी इसी अंदाज से बढ़ रहा है। इस पर हम गुफ्तगू यार भट्ट साहब स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 1,36,000 के बहुत करीब इस वक्त इंडेक्स मौजूद है और रोज़ 1-2-2,500 का पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है, तो उसी एतबार से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। क्या इस वक्त सूरत हाल है मार्केट में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें रिवाइवल मूड में है। आज से 2 साल पहले तक हम डिफॉल्ट मूड से निकलने के बाद IMF के एजेंडे के ऊपर चलते हुए जहां हमने हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आई, वही ट्रू रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के KSE 100 इंडेक्स ने भी आपको दिखाई है। और लास्ट ईयर जैसे अप्रैल में कि 84% के करीब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिटर्न दिया, और इस साल भी हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि कुछ इवेंट हुए हैं नेगेटिव साइड के ऊपर, जिसमें ईरान और इजराइल और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म किया। और आजकल की अगर हम बात कर लें तो आजकल मार्केट में प्री रिजल्ट सीजन मार्केट में चल रहा है और रिजल्ट आने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बैंक से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि अब जो है वो रिटर्न आने हैं, खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। एक निजी बैंक का ऑलरेडी रिजल्ट आ गया जिसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग डिविडेंड भी दिया है, कैपिटल गेन भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो आने वाले दिनों में बैंकिंग स्टॉक के हवाले से काफी ज्यादा पूरी उम्मीद है, ऑयल एंड गैस के हवाले से काफी ज्यादा पूरी उम्मीद है, और इसके साथ साथ जितना ऑटोज की सेल्स हम देख रहे हैं कि 70% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज देखने में आ रहा है। इंटरेस्ट रेट जो 22% से था करने के बाद 11% पे आया, उसकी रिफ्लेक्शन अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है। और रिजल्ट सीजन के हवाले से सरमायाकार काफी और एतमाद है, यही वजह है कि वो एंट्रीज ले रहे हैं मार्केट में और कंटिन्यू बढ़ते हैं। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ ये चंद स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही मौजूद है, या ओवरऑल जो तमाम सेक्टर्स की कारकर्दगी पिछले कुछ 1 साल 1.5 साल में या पिछले 6 माह में बेहतर हुई है? चूँकि कुछ सेक्टर्स हम देखते हैं जो बिल्कुल ही डेड हैं, कुछ सेक्टर्स को हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेक्टर वाइज इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, अगर सेक्टर वाइज आप बात करें तो आपकी बात बिल्कुल वजह है, या क्योंकि हमारी GDP ग्रोथ एज पर टारगेट से अचीव नहीं कर पाए। LSM का डेटा आपने देखा कि नेगेटिव साइड पे कंटिन्यू पिछले 4 माह से हम देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है और कुछ टैरिफ पॉलिसीज भी थी, और पाकिस्तानी रुपया भी स्लाइटली वीक हुआ है। अगर आप पिछले दिनों से देखें 284 पे आए, तो कुछ सेक्टर्स पे इसका असर पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सिक्लिकल स्टॉक है, क्योंकि GDP ग्रोथ हमारी कंटिन्यू अचीव नहीं कर पाए, तो जिसके बाद सीमेंट की सेल हमारी रुकी है, जिसमें मल्टीपल इम्पैक्ट है, जिसमें रेनी सीजन का इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने में आया, सेल्स कम रही उनकी, यही वजह कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जबकि दूसरी तरफ टेक्सटाइल में देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के स्टॉक एक हद तक बढ़ने के बाद रुक चुके हैं। इस तक मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो इस वक्त मार्केट को लीड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में काफी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है, जिसमें जो बैंक्स और गवर्नमेंट के दरमियान सेटलमेंट होने जा रही है सर्कुलर डेथ को लेके, वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ रेको डेट के हवाले से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है उसका भी इम्पैक्ट देखने में आ रहा है। ऑटोज का मैंने आपसे जिक्र किया कि सेल्स कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आ रहा है। और बड़े अरसे बाद हमने देखा कि ट्रैक्टर्स की सेल भी बढ़ी है, और इसके साथ साथ बसेस और ट्रक्स की सेल भी बढ़ी है। इश्यूज के इकोनॉमी अब दोबारा रिवाइवल मूड में नजर आ रही है हमें, और अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे बरकरार रहती है, रिफॉर्म्स के एजेंडे को आगे बढ़ाती है, GDP ग्रोथ बढ़ाने में कामयाब होते हैं, तो यहाँ से फर्दर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो शहर साहब, अभी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ अभी सॉफ्ट कमिटमेंट्स की हद तक है, MOUs की हद तक है, अभी प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। अभी से मार्केट हमारी 135-136 के अराउंड इस वक्त मौजूद है, तो ये जब ये इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी तो उस वक्त के मार्केट का इंडेक्स और फिर मार्केट का वॉल्यूम कहाँ तक जा सकता है? देखिए, स्टॉक मार्केट जो होती है दुनिया भर की, वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, ये बात समझने की जरूरत है। मार्केट उसको पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लेती है, जो भी इवेंट्स होने जा रहे होते हैं। आपने देखा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कुछ अच्छे मुआहदे में अजरबैजान, और पिछले दिनों जो हम देख रहे थे रैलीज कंटिन्यू बन रही थी, तो वजह ये थी कि पाकिस्तान में जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप था हमने उसको मीट कर लिया, और ना सिर्फ IMF की कंडीशन को मीट किया बल्कि उससे कहीं ज्यादा हमने 14.5 अरब डॉलर के पास हमारे रिजर्व आ चुके हैं। ओवरऑल $20 बिलियन के रिजर्व हमने हासिल करने में कामयाब हुआ। रेमिटेंसेस से हमें बड़ा सपोर्ट हासिल रहा, $3.8 बिलियन के पास हमें लास्ट मंथ भी रिसीव हुए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नजर आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आती है, यही वजह के इंडेक्स यहाँ से बढ़ रहा है। अभी जो जहाँ तक आपने SIFC के थ्रू जो कमिटमेंट्स की बात की है, वो जिस तरह से एग्जीक्यूट होती है तो मार्केट इवेंट टू इवेंट परफॉर्म करती रहती है, और हमें लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट अभी 6 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम है, और जिस तरह से इंडेक्स बढ़ता रहेगा
वो अपनी प्राइस को कैचअप करते रहेंगे और इंडेक्स आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज मुस्बत रहती हैं, मुल्क में सियासी से काम रहता है, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा इंडेक्स यहाँ से फर्दर 10 से 20% बढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो 22 से 11% पर आया, जबकि फिस्कल स्पेस अभी भी इसको सिंगल डिजिट में लाने का है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो खुद भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि अभी इसमें मज़ीद बेहतरी की और नीचे आने की गुंजाइश है। तो ये अगर 10 पर या 10 से नीचे भी इसको अगले रिव्यू में लेकर आया जाता है, कॉशियस डिसीजन भी लिए जाते हैं, आधे आधे या एक एक पॉइंट करके भी इसको नीचे लेकर आते हैं, तो उससे फिर मार्केट को मज़ीद कितना बूम मिल सकता है? देखिए, मार्केट यकीन तौर पर इसको वेलकम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि बजट में जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया कि फिक्स इनकम से पैसा निकले। स्टेट बैंक की क्लियर पॉलिसी है कि फिक्स इनकम से पैसा बाहर है और मार्केट के अंदर है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में है बल्कि सोसाइटी में भी नजर है, सनतों के लिए इस्तेमाल हो। आपने देखा कि जो बैंक की लैंडिंग है वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ चुकी है और ये वाज़ेह सबूत है कि जो है पैसा निकल के बाहर आ रहा है। और स्टॉक मार्केट की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा पैसा जो पार्क होता तो रियल एस्टेट के अंदर होता था। रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त डेट की सी सिचुएशन है, नई इन्वेस्टमेंट वहां नहीं हो रही है, तो सारा जो भी पैसा है, जो लिक्विडिटी है वो स्टॉक मार्केट में आ रही है। स्टॉक मार्केट एक लिक्विडिटी व्हीकल होती है, जो पीछे से पैसा आता है तो मार्केट कंटिन्यू बढ़ती रहती है। यही वजह कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यू सर्ज आप देख रहे हैं। और साथ साथ जिस तरह से म्यूचुअल फंड में भी इस बजट के ऊपर फिक्स इनकम फंड्स जो हैं उनके ऊपर कुछ टैक्सेस आयद किए गए, तो वो भी अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रुख तैयार कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।